हेलो बच्चों, आज कक्षा 11 के वर्चुअल क्लास में हम जो टॉपिक वृत्तीय गति में कवर करने वाले हैं वो है साइकिल सवार मोड़ पर अपने आप को मुड़ने की दिशा में झुका लेता है तथा अपना वेग कम कर लेता है तथा ऐसे पथ पर चलता है जिसकी त्रिज्या अधिक हो। ये आपने कहाँ देखा है? आप अगर कोई भी बाइक या कार रेसिंग देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि तीव्र मोड़ आने पर जो आपका ड्राइव कर रहा है, जो बाइक चला रहा है, वो इतना झुक जाता है कि जिस तरफ आपका मोड़ है उस तरफ ऐसा लगता है जैसे वो ऑलमोस्ट उसके घुटने जो हैं वो आपके जो रोड है उसको छू लेंगे। और फिर जब वो मुड़ते हैं, अगर लेफ़्ट को मुड़ रहे हैं तो एकदम लेफ़्ट पे झुक जाते हैं, अगर राइट को मुड़ रहे हैं तो एकदम राइट पे झुक जाते हैं। वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस नियम का अनुपालन करते हैं, यही चीज़ आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो साइकिल सवार मोड़ पर अपने आप को मुड़ने की दिशा में झुका लेता है तथा अपना वेग कम कर लेता है और तथा ऐसे पथ पर चलता है जिसकी त्रिज्या अधिक हो। ठीक है, वो ऐसा क्यों करता है देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि m मात्रा का साइकिल सवार नियत चाल v से चल रहा है। ठीक है, साइकिल सहित सवार का गुरुत्व केंद्र प्रारंभ में g पर है, जहाँ साइकिल सहित साइकिल का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है तथा पृथ्वी के कारण प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर कार्य कर रही है। इस चीज़ को हम एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा। जो मैंने अभी कहा उसको अगर मैं आपको समझाती हूँ तो ये देखिए, ये आपका साइकिल चालक का हैंडल है, ये उसका पहिया है। पूरा तो नहीं लेकिन इस रूप में दिखाया है। तो जो भी आपका साइकिल चालक है, ये जी उसका गुरुत्वीय केंद्र है। जब वो सीधा चल रहा है ये उसका गुरुत्वीय केंद्र है और ये जो उसका वेट है, उसका जो वज़न है mg, वो नीचे लग रहा है। और उसका रिएक्शन, जो आपका रिएक्शन होता है, रिएक्शन मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया बल। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया बल r, ये ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर है। ठीक है, इसकी बात नहीं करी, इतने में g मतलब गुरुत्वीय केंद्र, mg मतलब वस्तु का भार और r मतलब प्रतिक्रिया बल, ये एक ही लाइन में आपको दिख रहे हैं। अब नियम के अनुसार rg को कौन बैलेंस कर रहा है? r को mg बैलेंस कर रहा है। ठीक है, रास्ते में एक मोड़ आ जाता है जिसके वक्र पथ की त्रिज्या r है। एक मोड़ आ गया, वक्र पथ आया जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई है? r। ठीक, वक्र पथ पर चलने के लिए अभिकेंद्र बल mv²/r की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी भी वक्र पथ पे आते हो तो वहाँ अपने ही आप ये आपका कार्य करना शुरू कर देता है अभिकेंद्र बल। तो जिसकी अनुपस्थिति में साइकिल सवार गिर जाएगा। अगर आपका वक्रीय पथ है, वक्र है पथ, तो वहाँ पर अभिकेंद्र बल अपने आप सृजित हो जाता है। जिसकी अनुपस्थिति में साइकिल सवार गिर जाएगा। अतः आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए साइकिल सवार मोड़ के केंद्र की ओर ऊर्ध्व से थीटा कोण बनाते हुए मुड़ता है। तो आप देख रहे हैं ऊर्ध्व से थीटा कोण बना रहा है, ये रहा थीटा कोण, और इतने से वो झुक गया है। ठीक है, तो केंद्र की ओर, ये केंद्र है आपका, केंद्र की ओर थीटा बल कोण बनाते हुए मुड़ जाता है। मुड़ने के कारण घर्षण बल मोड़ के केंद्र की ओर कार्य करता है। इधर आपका कौन कार्य करेगा? ये देखिए Fs, ये क्या है आपका? घर्षण बल, जो साइकिल सवार को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करेगा। मतलब जो साइकिल को अभिकेंद्र बल वो कहाँ से मिलेगा? वो घर्षण बल से मिलेगा।
मुड़ने के बाद गुरुत्व केंद्र जी से हटकर जी डैश पर आ जाता है। अब आपका गुरुत्व केंद्र यहाँ नहीं है, अब आपका गुरुत्व केंद्र कहाँ आ गया है, ये जी डैश पर आ गया है, क्योंकि आपका अब जो है वो साइकिल ऐसे ना होकर साइकिल सवार ऐसा हो गया है। ठीक है, अब माना जी डैश पर F1 तथा F2 तो बराबर और विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये हैंडल पकड़े हुए हैं, वहाँ से आप मान सकते हैं, जिनका मान घर्षण बल Fs के बराबर है तथा Fs mv² r है। ठीक है, इन दोनों बलों को कौन बैलेंस कर रहा है, आपका घर्षण बल। और घर्षण बल की वजह से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, घर्षण बल की वजह से हमको प्राप्त होता है हमारा अभिकेंद्र बल। तो ये अभिकेंद्र बल यहाँ से आ गया। F1 व F2 का परिणामी शून्य है। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट, बराबर और विपरीत दिशा के दो बल हैं। F2 तथा Fs वामावर्त बल युग्म है। F2 तथा Fs, F2 Fs ये दोनों क्या हैं, युग्म है। बल युग्म मतलब बल का जोड़ा, ये जोड़ा है। ठीक है, युग्म है। और वामावर्त ऐसे है। ठीक है, इस तरह से है। तो F2 तथा Fs वामावर्त बलयुग्म बनाते हैं, जो साइकिल सवार को पूर्व स्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या चेष्टा करते हैं कि वापस से इसको सीधा आप जो है साइकिल सवार को सीधा ले आया जा सके। अतः यह प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। चूँकि हमने प्रत्यानयन पढ़ा है, हम जानते हैं प्रत्यानयन में क्या था कि अगर कोई भी चेंज आया है तो उस चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, यही तो हमने पढ़ा था कि अगर हम रबर बैंड को जो है फैला रहे हैं तो वो फैलने से उसको वापस अपनी स्थिति में लाने का प्रयास करता है, वो प्रत्यानयन बल होता है। तो चूँकि ये वापस इसको अपनी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है, अतः ये एक प्रत्यानयन बलयुग्म कहलाता है। तो बल युग्म का, अगर हमें बल युग्म का आघूर्ण निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणा उनके बीच का लंबवत दूरी। ठीक है, ये सूत्र है, बल गुणा उनके बीच का लंबवत दूरी। बल कितना है हमारा, कोई भी ले लीजिए क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो F2। और लंबवत दूरी कितनी है, G डैश से B, G डैश से B। तो R तथा mg बराबर हैं, विपरीत हैं, समांतर हैं और अलग अलग रेखाओं पर कार्य कर रही है। अगर आप देखें तो अब mg कहाँ है आपका, mg आपका यहाँ चला आया क्योंकि वस्तु ही इधर आ गई। लेकिन r जो है वो हमेशा कैसा होता है, r हमेशा आपका जो बेस है, बेस के, तो हमने क्या बताया कि हमारा जो वेट है, वेट किसके साथ चेंज होता है, जो वज़न है, जो mg है वो हमेशा बॉडी के साथ। जब बॉडी यहाँ थी तो वज़न यहाँ था, अब बॉडी खिसक के यहाँ आ गई तो वज़न खिसक के यहाँ आ गया है। तो इसकी वजह से अब क्या हो गया, ये तो यहाँ रह गया, लेकिन रिएक्शन जो आपका ये आपका बल होता है, जो क्या कहते हैं आपका, हम कह रहे थे जो प्रतिक्रिया बल होता है, प्रतिक्रिया बल हमेशा बेस के लंब में लगता है। तो ये बेस के लंब में लग रहा है। तो ये दोनों बल कैसे हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, और क्या है, ये अलग अलग दिशाओं में क्रिया कर रहे हैं। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, अतः ये एक दक्षिणावर्त बलयुग्म बना रहा है। तो इनका ये कैसा बन रहा था, ऐसे करके वामावर्त, और ये कैसा बन रहा है, दक्षिणावर्त। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों बन रहे हैं। ये इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये ऐसे जा रहा है, ये एंटी क्लॉक, ये दिशा ऐसे है ना, ये एंटी क्लॉक हो गया। तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से आपके, ठीक है, घड़ी के सापेक्ष और घड़ी के ऑपोजिट दिशा में इस तरह से आपके दो बन रहे हैं। ठीक है, तो अतः एक दक्षिणावर्त बलयुग्म बनते हैं जो साइकिल सवार को विक्षेपित करते हैं, मतलब अपनी जगह से हटाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं इसका निकालना चाहूँगी तो इसका मान क्या होगा, बलयुग्म मैंने बताया था दोनों में से कोई भी एक बल, तो कोई भी एक बल आप ले लीजिए और इनके बीच का दूरी, दूरी कितनी है, a b। ठीक है, r और mg बराबर है, mg ले लिया, ये कर दिया। अब क्या है, गतिज
साम्यावस्था में प्रत्यानयन बल युग्म जो यहाँ पर आया था बल युग्म और जो यहाँ पर हमने निकाला दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो F2G' बराबर होना चाहिए mg इंटू AB के। अब आप इसमें मान डालिए, आपको पता है F1 F2 किसके बराबर है, Fs, और ये सब किसके बराबर है आपका, इसी की वजह से आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है आपका ये अभिकेंद्र बल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर F2 की जगह अभिकेंद्र बल लगाया, G' B = mg AB लगाया। यहाँ से वैल्यू आप निकालिए, AB अपॉन G' B = mv² अपॉन mg। इस m से m कटा, आपको मिलेगा v² अपॉन rg। तो अब AB अपॉन, ये देखिए ये AB है अपॉन G' B, ये क्या है, ये लंब है, ये आधार है। तो ये क्या होता है, tan थीटा होता है, सब जानते हैं ये tan थीटा होता है। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, tan थीटा। तो ये tan थीटा का मान आ जाएगा। तो ये हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल देगा और इससे हम कोण डिफाइन कर सकते हैं कि कितने कोण में हम दे कि हमें, जैसे अगर कोण बड़ा है तो रेडियस त्रिज्या छोटी हो जाएगी, ठीक है, और आपका वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इससे आप क्या देख सकते हैं कि झुकाव थीटा अधिक होने पर साइकिल सवार गिर सकता है, अतः थीटा को हमेशा कम करने के लिए हमें v को कम करना होगा तथा r को बढ़ाना होगा। तो बड़ा घुमावदार बड़ा पथ लेके हम कोशिश करते हैं। ये आपने और भी कहाँ पर देखे हैं, आपने मोड़ जो है, अगर बिना फिसल के आपको जाना है मोड़ पर, बिना फिसले साइकिल की अधिकतम चाल अगर Vmax होगी तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी mv² मैक्स r = जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब घर्षण बल है, जो होगा μs mg, इसके मान के बराबर होता है। ये हम घर्षण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो देखिए m से m कट गया, Vmax कितना आ गया, μs g, और ये r इधर चला गया तो μs g r। तो Vmax का मान कितना होगा, इसका रूट। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इससे आप निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम जो है कितना उसका जो है वेग आएगा, कितने वेग से आप चला सकते हो बिना फिसले। ठीक है, ये एक आर्टिकल था। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है जो आज हम देखेंगे, वो है तीक्ष्ण घुमाव पर सड़कों या रेल पटरियों में ढलाव रखा जाता है। ठीक है, आप देखते हो कि जब हम ढाल के रोड पे आते हैं तो रोड अंदर की तरफ दबी हुई होती है, बाहर की तरफ से उठी हुई होती है। रोड हम सीधी नहीं होती, थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी होती है। ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, और ये हम तीक्ष्ण मोड़ों पर ही करते हैं, तीक्ष्ण घुमाव वाले सड़कों पर ही करते हैं। तो तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क का तल अंदर की ओर झुका इसलिए बनाते हैं ताकि गाड़ी ऊर्ध्व से इतना झुक सके कि गाड़ी को तीक्ष्ण मोड़ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी या सड़क का बाहरी भाग ऊपर उठा देते हैं, जिससे मोड़ पर गुजरते समय गाड़ी या मोटर स्वयं अंदर की ओर झुक जाती है और आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मोड़ या रेलवे की बाहरी पटरी या सड़क का बाहरी भाग ऊपर उठा देते हैं, जिससे मोड़ पर गुजरते समय गाड़ी या मोटर अपने आप अंदर की ओर झुक जाती है और अभिकेंद्र बल जो उसको ज़रूरत है वो प्राप्त कर लेती है। अभिकेंद्र बल रेल की पटरी या सड़क के अभिलंब के प्रतिक्रिया बल के से प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। रेल पर सड़क की बाहरी पटरी क्षैतिज से थीटा कोण पर ऊपर उठती है। वाहन का भार mg ऊर्ध्व नीचे की ओर और g कार्य करता है। देखिए वही बना है, ये बेस है, वेट हमेशा किसके लगेगा, वेट हमेशा जो बेस है बेस के
90 पे लगता है। और जो रिएक्शन होता है, जैसे कोई भी आप तल ले लीजिए, रिएक्शन हमेशा उसके 90 पर होता है। ये आप देखेंगे तो ये इसके 90 पर है, ये बेस के 90। जैसे यहाँ पर क्या था, देखिए वेट इसके 90 पे लग रहा था और रिएक्शन इसके 90 पे लग रहा है। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है कि जो वज़न होगा वो आपके नॉर्मल बेस उसके उस पर होगा, जबकि जो रिएक्शन है, जो अगर आपका इस तरह से जैसे आपने ये बना रखा है, ये ढाल दिया हुआ है, तो इस ढाल के 90 पर आपका रिएक्शन आएगा। तो हम इसको इतना थीटा एंगल से उठा देते हैं, अभी हम इसी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ताकि उसको ज़रूरत का अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाए। अभिकेंद्र बल रेल की पटरी या सड़क के अभिलंब के प्रतिक्रिया बल से हमें प्राप्त होती है, जैसे कि दिखाई दे रहा है। रेल पर सड़क की बाहरी पटरी क्षैतिज में थीटा कोण पर ऊपर उठी है। दिख रहा है कितने कोण से उठी है, कितने कोण से उठी है, थीटा कोण से ये उठी हुई है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, वाहन का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे कार्य कर रहा है, ये सारे रिएक्शन। अब आप देखिए कौन किसको बैलेंस कर रहा है, बैलेंसिंग फोर्स देखिए, r sin थीटा। इसके मैंने 2 पार्ट निकाले। ठीक है, ये एंगल है, जो एंगल को लेता है वो हमेशा कॉस होता है और जो इधर सीधा आता है वो हमेशा साइन होता है। ये मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी पढ़ाया था। अब देखिए, जो आपका साइन थीटा है इसको कौन बैलेंस करेगा, इसको आपका अभिकेंद्र बल बैलेंस करेगा। क्यों बैलेंस करेगा, क्योंकि अभिकेंद्र बल इधर लग रहा है r साइन थीटा की तरफ में। ठीक है, क्षैतिज में इस तरफ लग रहा है, तो इसको इसने बैलेंस करा। और r cos थीटा को देखिए कौन बैलेंस कर रहा है, इसका भार। r cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, इसका भार। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके एक दूसरे से भाग देंगे। भाग देने पर r से r हमारा कट जाएगा, m से m हमारा कट जाएगा, तो tan थीटा v² आएगा। ये वही एक्सप्रेशन है जो हमने अभी साइकिल ढाल के लिए भी निकाला था, लेकिन इसमें क्या है कि रोड कितने से उठेगी, उसमें हम इसका कोण देख रहे थे कि ये कितना झुकेगा। इसमें हम देख रहे हैं कि हम रोड को कितने से उठा दें, क्योंकि ये तो साइकिलिस्ट है। ठीक है, लेकिन हमें जनरल अगर हम ट्रेन बना रहे हैं तो ट्रेन को तो हम झुका नहीं सकते ना, हम ट्रेन को या बड़ी गाड़ी को नहीं झुकाएंगे। हम क्या करेंगे, हम रोड को या पटरी को ही इस तरह से तैयार करेंगे कि वो हमें आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए जितना कोण चाहिए उतना कोण दे। तो यहाँ से हम स्पीड को भी नियंत्रित कर सकते हैं। एंगल के साथ स्पीड जुड़ा है, स्पीड कम करनी है, एंगल को भी कम करते चलिए। तो निश्चित चाल v तथा निश्चित त्रिज्या r के लिए थीटा भी निश्चित है, अतः मोड़ पर गति की सीमा निर्धारित रहती है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें भी समतल नहीं होती, बल्कि उनकी भारी भाग उठा हुआ होता है। वायुयान भी आकाश में उड़ते समय मोड़ पर तिरछा हो जाता है, ताकि उसके पंखों पर कार्य करने वाले बलों का ऊर्ध्व घटक वायुयान के भार को संभाल सके तथा क्षैतिज घटक वायुयान को आवश्यक अभिकेंद्र बल भी दान कर सके। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपका डेरिवेशन है। तो आज हम यही 2 डेरिवेशन करेंगे, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज़ इन टर्म्स को आप समझ नहीं पाएंगे। आप अपना कार्य पूरा करें, असाइनमेंट आपको दे दिया जाएगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कॉल करके या ग्रुप में सुबह 8 से शाम 4 बजे तक हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।